अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है या जो बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोवलेंट बॉन्ड तो ये है कोवलेंट बॉन्ड की ही एक किस्म, लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज है। कोवलेंट बॉन्ड में हमने ये देखा था कि दोनों एटम्स अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है उसमें दोनों एटम्स आपस में शेयरिंग नहीं करते, बल्कि एक एटम शेयरिंग करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। यानी एक एटम जो है वो डोनर होता है और दूसरा एटम जो है वो एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है। तो देखिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल मुहैया करता है और दूसरा एटम या मॉलिक्यूल इस जोड़े को कबूल करता है। तो जो कबूल करता है उसको एक्सेप्टर कहेंगे और जो डोनेट करता है उसको डोनर कहेंगे। तो बच्चों, इस बॉन्ड को ज़ाहिर करने के लिए एक तीर के निशान डोनर से एक्सेप्टर की तरफ बनाया जाता है। और ये एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो हाइड्रोऑक्सोनियम आयन का बनना जो है वो इसमें दिखाया हुआ है कि जब एक एसिड को पानी में हल किया जाता है तो प्रोटॉन H+ बनते हैं। इस प्रोटॉन का बैरूनी शेल खाली होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा कबूल करता है। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। इस डायग्राम में बच्चों आप देखें तो मैंने डोनर को अंडरलाइन किया हुआ है जो कि पानी है H2O, और उसके बाद एक्सेप्टर जो है वो H+ साइन है। और पानी जो है वो एज अ डोनर काम करता है और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देकर हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाता है। और ये देखिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक तीर के निशान से जाहिर किया गया है। तो इस तरह से वजूद में आने वाला मुस्बत चार्ज पूरे हाइड्रोक्सोनियम आयन का अहाता कर लेता है। एक बार जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उसमें पानी में मौजूद दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स में कोई फ़र्क नहीं रहता। ऑक्सीजन से मुंसलिक तीनों बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे ख़ास रखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, स्क्रीन पे आपको अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल शो हो रही है। तो इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर दो आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा नज़र आ रहा है, और उसके साथ नीचे 3 हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स है। ठीक है, जब ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ मिलता है तो फिर ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसको भी देखिए एरो के निशान से जाहिर किया हुआ है। इसी के नीचे बच्चों एग्जांपल जो है वो अमोनिया प्लस HCl की है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे देता है और यहाँ पर अमोनियम आयन बन जाता है, यानी NH4। इस एग्ज़ाम्पल में भी बच्चों जो हाइड्रोजन अमोनियम के साथ मिलता है तो उस हाइड्रोजन के ख़वास बिल्कुल बाकी हाइड्रोजन्स की तरह हो जाते हैं, जैसा कि हमने हाइड्रोऑक्सोनियम आयन में पढ़े थे। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने का तरीका अगरचे कोवलेंट बॉन्ड बनने से मुख्तलिफ है, लेकिन जब ये बन जाता है तो दोनों बॉन्ड्स में कोई फ़र्क नहीं रहता। इस तरह जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर को वापस मिल जाते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मेटेलिक बॉन्ड। तो ये आपको डायग्राम जो शो हो रही है, ज़रा आप उसको पहले देखें। तो इसमें आपको मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड बच्चों दरअसल किसी भी मेटल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो मेटल्स के ख़वास आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इस बात से ये नतीजा अख़ज़ किया जाता है कि मेटल्स के एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड में भी मौजूद बॉन्ड से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मेटल्स के ख़वास देखें तो मेटल्स की आम सतह चमकदार होती है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेटल्स बिजली और हरारत की कंडक्टर होती हैं, यानी इसमें से बिजली और हरारत गुज़र सकती है। मेटल्स जो हैं ये सख्त होती हैं और भारी होती हैं। फिर दबाव डाला जाए तो मेटल्स की शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है। बच्चों, ये जो पेज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इसमें यही बताया हुआ है कि मेटल्स के एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों वो एनर्जी होती है जो
किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो जो मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाला जा सकता है, यानी उनकी न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से जो उनके लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, जैसा कि ये आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। तो सोडियम मेटल की आपकी बुक में एग्जांपल ली हुई है कि सोडियम मेटल के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपको पता है। तो जब उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं होगी तो वो इजीली इर्द गिर्द मूव कर सकता है, या वो अपने एटम को छोड़कर दूसरे एटम में जा सकता है, जैसे ये मूव करते हुए आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड एक्चुअली ये आज़ादाना हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, और ये इर्द गिर्द पास जो मौजूद एटम्स है उनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। बच्चों नेक्स्ट आगे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है तो वो है कि मेटेलिक बॉन्ड की मजबूती का इन्हिसार दो बातों पर है। ठीक है, नंबर 1 ये है कि किसी भी मेटल में मौजूद आयंस पर मुस्बत चार्जेस की तादाद कितनी है, और दूसरी बात ये कि किसी भी मेटल के एटम्स के कितने इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम की एग्जांपल लें तो सोडियम में एक एटम में से एक ही इलेक्ट्रॉन आज़ाद होता है, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम को देखें, नीचे जो डायग्राम भी बनी हुई है, तो मैग्नीशियम में से दो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आज़ाद होते हैं, मतलब उसमें डबल चार्ज जो है या दो मुस्बत चार्जेस आज़ाद होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम का मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा। अब इस पेज पे बच्चों दोबारा से इन्होंने मेटल्स की खसूसियात को बयान किया है कि मेटल्स में मौजूद आज़ादाना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स जो हैं ये हरारत की या बरकी रॉ की मौसल होती हैं, यानी उसमें से हरारत या बिजली गुजर सकती है। इसके अलावा तरतीब के साथ जुड़े होने की वजह से इनमें मजबूती होती है और भारी होती हैं, सख्त होती हैं। मेटल्स पर दबाव डाला जाए तो ऊपर नीचे कतारों की वजह से ये फैल कर या फिसल कर आगे बढ़ जाएंगी, यानी इसकी वजह से मेटल्स की शक्ल सूरत तब्दील हो सकती है। इसलिए मेटल्स को हम आसानी से चादरें और तारे बनाने में चादरों और तारों में तब्दील कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, यानी मेटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जितनी जल्दी उस मेटल में से निकल जाते हैं वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहलाता है। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ही उस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अल्कली मेटल्स अगर हम देखें जिसमें सोडियम और पोटाशियम वगैरह आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। सोडियम और पोटाशियम पानी और क्लोरीन के साथ तेज़ी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाती हैं और क्लोराइड्स बनाती हैं। तेज़ाबों के साथ ये रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाती हैं और हाइड्रोजन खारिज करती हैं। इसके मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स निस्बतन मुश्किल से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ती हैं, इस वजह से वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। यानी इस पैराग्राफ में देखिए अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का दोनों का मुवाजना किया गया है कि अल्कली मेटल्स क्योंकि जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देती हैं इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो कम आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स देती हैं, इसलिए वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है वो पानी और क्लोरीन के साथ भी रिएक्शंस तेज़ी के साथ नहीं करती। एलुमिनियम भी एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये एसिड से तेज़ी से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाती हैं। तो नेक्स्ट बच्चों इससे अगला जो टॉपिक आ जाता है वो नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स देने की बजाय लेने का रुझान पाया जाता है, यानी वो कैटाइन की बजाय एनाइन बनाती हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का नंबर आता है। नॉन मेटल्स के साथ तेज़ी से रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। नॉन मेटल्स दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनाती हैं। बच्चों आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की खसूसियात का तकाबला यानी कंपैरिजन।
तो आप टेबल में देखिए तो एक तरफ आयोनिक कंपाउंड्स है और दूसरी तरफ कोवेलेंट कंपाउंड्स है। इसको वन बाय वन हम देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स जो है ये मुखालिफ चार्जेस रखने वाले आयंस की वजह से वजूद में आते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये कंपाउंड्स न्यूट्रल होते हैं और इनमें मुखालिफ चार्जेस रखने वाले आयंस के दरमियान मजबूत कुव्वत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम देखें तो ये भी कंपाउंड ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं और इनमें न्यूक्लियाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में खासी मजबूत कशिश मौजूद होती है। नंबर 2 पे आ जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये आम तौर पर ठोस हालत में होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट देखिए तो वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इतना ज़्यादा है। इसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान कशिश बहुत मजबूत होती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में देखिए तो नंबर 2 में 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल्स मिलकर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। कम मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स आमतौर पर या तो गैसेस होते हैं या फिर ऐसे मायात होते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। और ज़्यादातर मॉलिक्यूलर मास रखने वाले कंपाउंड ज़्यादातर ठोस हालत में मिलते हैं। आमतौर पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। फिर आयोनिक कंपाउंड्स देखिए तो नंबर 3 पे ये आम तौर पर पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, यानी पानी में ये हल हो जाते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये पानी में हल नहीं होते। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मतलब मसलन ईथर, बेंजीन और एसीटोन वगैरह में हल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नंबर 4 पे है कि पिघली हुई हालत में सॉल्यूशंस की सूरत में ये बिजली के कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें से बिजली गुजर सकती है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।